जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। चलिए हम लोग 10th क्लास के साइंस को देख रहे थे, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पहला लेसन रसायन शास्त्र का चालू किए थे, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, समीकरण, रासायनिक समीकरण उसके प्रकार को देख चुके हैं, संतुलित करना सीख चुके हैं। और अब हम अगले क्रम में संचारण को देखते हैं संचारण क्या है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायु या नमी अम्ल से क्या करती है, अभिक्रिया करके एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। चलिए देखते हैं कोई भी धातु किस प्रकार वायु या नमी से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। ओके, तो यहाँ पे हम आयरन लोहा को देखते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारा लोहा प्रयोग होता है, तो आप देखिएगा उसके ऊपर लाल भूरी परत जमा हो जाती है, और उस लाल भूरी परत को ही हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और ये कैसे लगती है, देखिए आयरन वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और आप जानते हैं वायुमंडल में जलवाष्प भी होता है, तो उस जलवाष्प से अभिक्रिया करके वो क्या करता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये क्या है आपका, आयरन हाइड्रोक्साइड। ओके, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। और फिर इस आयरन हाइड्रोक्साइड से निर्जलीकरण प्रक्रिया होती है। निर्जलीकरण प्रक्रिया क्या है कि इससे जल का निष्कासन होता है, जो जल है धीरे धीरे धूप में सूख जाता है। तो देखिएगा वो परत थोड़ा लोहा का मोटा हो जाता है और लोहा से थोड़ा साइड होने लगता है, अर्थात लोहा नष्ट होने लगता है, जिसमें जंग का निर्माण होता है। जंग का सूत्र आपका हो जाता है Fe2O3 × 3H2O। यह हाइड्रेट आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जंग। ओके, तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जो है क्या, किसमें कौन मदद करती है, ऑक्सीजन और जल, जिससे लोहा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और हमारे ढेर ऐसे धातु हैं जो क्या हो जाते हैं, ये वायु और जल से अभिक्रिया करके खराब हो जाते हैं, जिसको आप जानते हैं जो क्रियाशील धातु हैं वो सभी खराब हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा कम क्रियाशील जो है धातु, चांदी हो गया, ये थोड़ा धीरे धीरे खराब होता है। सोना और धीरे धीरे खराब होता है। प्लेटिनम और धीरे धीरे खराब होता है, क्योंकि सोना प्लेटिनम जल्दी वायु से अभिक्रिया नहीं करती है, जल से अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए उसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। लेकिन जो जंग में लग के खराब हो जाता है, उसका आभूषण बनाना नहीं प्रयोग किया जाता, क्योंकि वो दिक्कत करेगा हमारे शरीर में। चलिए, तो जंग संचारण को कम करने का भी उपाय है। आप जानते हैं जब हम लोहा को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, तो वो जल्दी खराब नहीं होती है। जैसे घर में हम देखते हैं गेट लगाते हैं, खिड़की का रॉड, तो उसको हम लोहा में क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, रंग चढ़ा देते हैं, जिससे संचारण की प्रक्रिया कम हो जाती है। ओके, और यदि उससे हम क्या करें, वायु के संपर्क को नहीं रख रहे हैं और जल के संपर्क को नहीं रख रहे हैं, इससे भी क्या होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। और कुछ प्रक्रिया है जैसे आपका जस्तीकरण, एनोडीकरण, इससे कुछ धातुएं जो है क्या होती है, जल्दी खराब नहीं होती है। एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, एल्युमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Al2O3 बनाता है, ठीक है। चलिए, संतुलित नहीं कर रहे। ये जो बनाया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम को मजबूत बना देता है, ये इसको और टिकाऊपन ला देता है, ठीक है। तो एक एल्युमिनियम है जो जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन आप देखते हैं टीन, लोहा, बहुत सारी धातु है जो क्या करती है, जंग लग के खराब हो जाती है, ठीक है। जंग को कैसे कम कर सकते हैं, उसको वायु के संपर्क में नहीं रहने देंगे, इसके लिए उस पर एक परत पेंट चढ़ा देंगे, जल के संपर्क में नहीं रहेगा, या उसका जस्तीकरण कर देंगे। जस्तीकरण क्या है कि जस्ते के द्रव्य विलयन में हम लोग क्या करते हैं, लोहा को डुबो देते हैं, जिससे जस्ता का परत उस पर चढ़ जाता है, जिससे उसके संचारण की प्रक्रिया कम हो जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। यह है विकृत गंधिता। देखिए, हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ रहे हैं। संचारण भी रासायनिक अभिक्रिया है और विकृत गंधिता भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। विकृत गंधिता मतलब वह भोजन का खराब होने की प्रक्रिया। ओके, आप जानते हैं भोजन के बनाने में हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं, वसा का प्रयोग करते हैं,
पानी का प्रयोग करते हैं, जिससे भोजन क्या होता है, ऑक्सीजन से अपचयन, अपचयन मतलब हुआ, उपचयन मतलब हुआ कि वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, और ऑक्सीजन से क्रिया कर उसमें एक विशेष प्रकार की गंध एवं स्वाद की उत्पत्ति हो जाती है, विशेष प्रकार की गंध एवं स्वाद। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता, भोजन का खराब होना। और आप जानते हैं ये जो विकृत गंधिता है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रक्रिया द्वारा कम कर सकते हैं। यानी भोजन का खराब होना आपका क्या है, विकृत गंधिता है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे यदि हमको विकृत भोजन को खराब होने से बचाना है तो क्या करेंगे, उसका सबसे पहचान है उसका गंध और स्वाद खराब हो जाएगा, मतलब और रुचिकर गंध आएगा और खट्टा स्वाद आएगा। स्वाद में भी अधिकतर क्या रहता है, खट्टा स्वाद आता है। ओके, चलिए देखते हैं कि विकृत गंधिता को हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़कर क्या करेंगे, वायु अवरुद्ध बर्तन में उसको रखेंगे, वायु अवरुद्ध बर्तन में, वायु अवरुद्ध बर्तन में क्या करेंगे, उसको हम रख देंगे, तो विकृत गंधिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और भोजन जल्दी खराब नहीं होगा। ओके, फिर चीनी का प्रयोग करके भी क्या किया जाता है, विकृत गंधिता को कम किया जाता है, चीनी का प्रयोग करके। जैसे आप जानते हैं मुरब्बा बनाया जाता है तो उसमें चीनी का रस चाशनी में डुबो दिया जाता है, जिसके कारण वो जल्दी खराब नहीं होता है। फिर नमक का प्रयोग करके, ठीक है, क्योंकि नमक में जैसे अचार बनाते हैं तो उसमें अधिक नमक दे दिया जाता है, जिससे वो अधिक दिनों तक चलता है। और कुछ भोज्य पदार्थ को वायु जैसे अवरुद्ध करते हैं, आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस, ये चिप्स के डब्बे से वायु को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, चिप्स के डब्बे से वायु को निकाल दिया जाता है, और उसमें कौन गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन, जिसके कारण चिप्स का गंध स्वाद खराब नहीं होता और वो हमेशा कुरकुरा बना रहता है। ठीक है, नहीं तो यदि आप आजमा सकते हैं, चिप्स के पैकेट को लेके छेद कर दीजिए, कल होगी देखिए उसका गंध खराब हो जाएगा, अच्छा गंध नहीं आएगा, स्वाद भी खराब हो जाएगा, और वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया। उसी को रोकने के लिए वायु उससे निकाल के क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि भोजन यानी चिप्स खराब नहीं हो। और कुछ है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ये जो है भोजन में ऐसा रसायन है जो मिला देने से जल्दी भोजन खराब नहीं होता, जिसको स्वाट में हम लोग बोलते हैं BHT या BHA। BHA एक रसायन है और एक रसायन है BHT। ये एंटीऑक्सीडेंट आपका हुआ जो कि क्या करेगा, भोजन को खराब होने से बचाएगा। ओके, विकृत गंधिता क्या हुआ, भोजन को खराब होने की प्रक्रिया, जो क्या करता है, वायु से अभिक्रिया करके और रुचिकर गंध और स्वाद पैदा कर देता है। जिससे आप गर्मी के दिन में देखिएगा, दाल 1-2 घंटा बाद, दोपहर के बाद क्या हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है, 4 घंटा के बाद निश्चित रूप से वो खराब हो जाती है। तो इसको कम करने का उपाय देख चुके हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दहन, दहन क्या है, हम जानते हैं दहन मतलब हुआ किसी पदार्थ का जलना। जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, दहन। सिंपल अर्थ में दहन का मतलब हम समझे, और कि दहन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। आप जानते हैं जब हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन में तो ये तो CO2 गैस बनाता ही है, साथ में अधिक मात्रा में क्या बनाता है, ऊष्मा। अधिक मात्रा में ऊष्मा हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, और जबकि प्रकाश इसका क्या होगा, नहीं के बराबर होगा। प्रकाश जितना कम होगा वो दहन प्रक्रिया उतना अच्छी है। ऐसे है ऊष्मा और प्रकाश दोनों देगा, लेकिन जब हम ईंधन की बात करेंगे, दहन हमें ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वहां पे हमको क्या देखना है कि प्रकाश जहां कम निकले वो आदर्श ईंधन होता है, आदर्श ईंधन होता है। जैसे आप देख सकते हैं बल्ब का जलना, बल्ब जलता है, गर्म भी ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है, लेकिन वो दहन नहीं है, वो रासायनिक प्रक्रिया भी नहीं है, वो भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ताकि उसका फिलामेंट
तो जो होता है गर्म होके जलता है और पुनः उसको जब बंद करते हैं तो उसी रूप में आ जाता है। और जब ऐसी बात होती है तो वो भौतिक अभिक्रिया होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो दहन समझ में आया। अब देखिए दहन का कुछ पॉइंट है जो हम समझ लेते हैं। एक है आपका दहनशील पदार्थ, दहनशील या आपका ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ। देखिए स्पष्ट है कि जो पदार्थ क्या करती है, वायु में जलती है, जलने योग्य होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दहनशील पदार्थ बोलते हैं। जैसे आपका हो गया कार्बन, सल्फर, ओके, कार्बन, सल्फर, विभिन्न आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका रहता है सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया। चलिए हम सिंबल लिख देते हैं, आपको शुरू में ही बोले थे 30-40 क्या करिए, तत्व का नाम याद करिए, जिससे क्या होगा आपको समझने में दिक्कतें नहीं होगी। तो के मतलब क्या है, पोटेशियम। ये सभी क्या है आपका दहनशील पदार्थ है जो क्या करता है, जलते रहता है आपका हो गया। और यदि देखिएगा तो मैग्नीशियम Mg, मोमबत्ती, मोमबत्ती, ये सब क्या है आपका दहनशील पदार्थ है। अर्थात जो पदार्थ ऑक्सीजन में क्या करता है, जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है, यानी जिसको हम जला पाते हैं उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं। और एक और इसको दाह्य पदार्थ भी बोलते हैं, दाह्य पदार्थ। और यही होता है क्या, अदाह्य पदार्थ। अब ये अदाह्य है या इसको अदहनशील पदार्थ बोलिए, अज्वलनशील पदार्थ बोलिए, जो पदार्थ क्या करता है, जलने योग्य नहीं है। ठीक है, ये दहनशील पदार्थ नहीं है, जो पदार्थ जलने योग्य नहीं है। जैसे आपका हो जाएगा मिट्टी, बालू, पत्थर, ये सब क्या कभी भी जल नहीं सकती है। ईंट, मिट्टी, पत्थर, ये जो आपका बालू है, ये सब कभी जल नहीं सकते, इसीलिए क्या होगा, अदाह्य पदार्थ होगा। सिंपल सा पॉइंट था। दहन प्रक्रिया में आप जानते हैं क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश बनता है, लेकिन दहन सभी वस्तु में नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। जिसमें उत्पन्न किया जा सकता है, जिसको हम जला सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ। और जिसको हम जला नहीं सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अदहनशील पदार्थ। ओके। और एक आता है आपका ज्वलन ताप, ज्वलन ताप। ठीक है, ज्वलन ताप आप जानते हैं क्या होता है, आवश्यक शर्त। चलिए इसको हम आगे बता रहे हैं दहन की आवश्यक शर्त में। देखिए दहन पदार्थ होना क्या है, न है। तो दहन जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो निश्चित रूप से इसमें कुछ बातें हमको देखनी पड़ेगी। ओके, तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है कि दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। सबसे पहले अभी हम जो पढ़े क्या कि दाह्य पदार्थ, यानी जिस पदार्थ को हम जला सकते हैं वो पदार्थ होनी चाहिए। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन जिसके मदद से होता है उसको क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ। तो दहन के पोषक पदार्थ आपका हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया एक गैस के रूप में, वायु जिसको बोलते हैं। दहन क्रिया हमेशा ऑक्सीजन में ही होती है, लेकिन कुछ दहन क्रिया जो है नाइट्रोजन में भी संपन्न हो सकती है और क्लोरीन में भी संपन्न हो सकती है, लेकिन दहन क्रिया हमेशा ऑक्सीजन में ही होती है। कुछ दहन प्रक्रिया नाइट्रोजन और क्लोरीन में संपन्न हो सकती है। फिर ज्वलन ताप की प्राप्ति, हर एक पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। और आप जानते हैं जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो सबसे पहले वो ज्वलन ताप को प्राप्त करता है, तब जलना प्रारंभ करता है। जैसे हम देखते हैं ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का
उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। देखिए, ये ज्वलन ताप क्यों हम पढ़ा रहे हैं कि हर एक पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। आप एलपीजी को जलाइएगा, पेट्रोल को जलाइएगा, ये सब जो है इसका कम ज्वलन ताप होता है। क्या होता है? कम ज्वलन ताप होता है, जिसके वजह से ये आसानी से जलने लगता है। लेकिन आप यदि मोटे लकड़ी के टुकड़े को जला रहे हैं तो देखिए उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा और ऐसे वो जल भी नहीं पाता है, तो हमको उसको किसी अदर पदार्थ की मदद से ज्वलन ताप को प्राप्त कराना होता है। तो उसमें हम किसी तेल, पेट्रोल का प्रयोग कर लेते हैं, डीजल का प्रयोग कर लेते हैं, कागज का प्रयोग कर लेते हैं, सूखी घास का प्रयोग कर लेते हैं। इस सब का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिसके वजह से पहले वो उस पदार्थ को गर्म करता है और ज्वलन ताप की प्राप्ति में मदद करता है, जिससे क्या होता है, वो आसानी से जल जाता है। तो दहन का 3 आवश्यक शर्त हो गया आपका। एक, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति जिसमें बताए वायु आ जाती है, और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। चलिए कुछ एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। जैसे देखिए मोमबत्ती, मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पेंटाकोसेन नाम है, रासायनिक नाम है पेंटाकोसेन। मोमबत्ती का रासायनिक नाम हो गया पेंटाकोसेन, ठीक है, जिसका सूत्र होता है C25H52। ओके, इसी का नाम क्या है आपका? पेंटाकोसेन। यही आपका क्या है? मोमबत्ती। मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और जब मोमबत्ती को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाएंगे तो कैसी प्रक्रिया? दहन प्रक्रिया होगी, जिसमें आपका क्या बनेगा? मोमबत्ती को जलाने के बाद 6Cl2 बनेगा। नहीं, यहाँ मोमबत्ती को यदि क्लोरीन में जलाएंगे तब। चलिए इसको हम 26Cl2 इसमें हम जला रहे हैं इसको, ठीक है। हम बताएं पोषक पदार्थ में, दहन के पोषक पदार्थ जो उसको मदद करता है, जिसमें आप देखिए वायु, ऑक्सीजन हमेशा हर पदार्थ को जलाता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा बोले कि नाइट्रोजन और क्लोरीन भी दहन पदार्थ में क्या करता है? पोषक पदार्थ की काम करता है। तो इसी में देख रहे हैं क्या? मोमबत्ती को हम सब जानते हैं वायु की उपस्थिति में जला सकते हैं कहीं भी, क्योंकि वह ऑक्सीजन उपस्थित है। लेकिन क्लोरीन यदि किसी बीकर से हम उसको ढक दें, शीशे के गिलास से ढक दें और उसमें क्लोरीन गैस दे दें, तो निश्चित रूप से मोमबत्ती क्या करेगी? जलेगी। ओके, चलिए इसमें ये क्या बनाएगा? सबसे पहले यहाँ कार्बन को साइड करेगा, ठीक है, और फिर HCl। देखिए यहां से कार्बन टूटेगा और हाइड्रोजन टूट के क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, जो कि आपका क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ में उष्मा प्लस प्रकाश भी लेके देगा। और जिस अभिक्रिया में जानते हैं उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। तो मोमबत्ती को देखे, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और जल बनाएगी। लेकिन जब ये क्लोरीन की उपस्थिति में जलेगी तो क्या बनाएगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया बाजारू नाम, रासायनिक नाम इसका हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, ये हो गया। और नाइट्रोजन का एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। Mg आप जानते हैं मैग्नीशियम का सूत्र होता है, और इसको हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन में जलाते हैं। नाइट्रोजन में जलाने से ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा। मैग्नीशियम
नाइट्रेट। ओके, और सिंपल रूप से आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन देख रहे हैं। कार्बन लकड़ी को लिखिए सूत्र में, या कोयला को लिखिए, दोनों सेम है। और बनाएगा क्या आपका CO2, पीछे हम लिख चुके हैं, और उष्मा अधिक मात्रा में, फिर प्रकाश बन देगा। तो ये दहन का पूरे शर्त हो गया और उसका विवरण हो गया कि दहन को किस किस हालत में हम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, तो दहन पदार्थ, दहनशील पदार्थ को ही हम जला सकते हैं। दूसरा, दहन का पोषक में या तो हमको ऑक्सीजन हर हाल में चाहिए, हर एक दहन क्रिया में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कुछ है जो नाइट्रोजन और क्लोरीन में संपन्न होगा, जो कि हम दिखा चुके हैं। जैसे मैग्नीशियम फीता को हम नाइट्रोजन में जला सकते हैं, जो कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और साथ में उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करेगा। देखिए ये भी क्या करेगा, आपका उष्मा प्लस प्रकाश उत्पन्न करेगा। है कि दहन प्रक्रिया जब हम दिखा रहे हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में हमको उष्मा और प्रकाश दिखाना आवश्यक होता है। तो चलिए, हमने आज देखा कि संक्षारण क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है, दहन क्या होती है, और दहन की आवश्यक शर्त क्या है। फिर अगले वीडियो में इस लेसन का लास्ट पॉइंट बचा है, ठीक है, दहन का ही, जो ज्वाला से संबंधित है, मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में देखेंगे, और तब सेकेंड लेसन की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना। जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।